तलाक की जिद का अंजाम। तो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ये जानिएगा कि आखिर जज साहब ने पति पत्नी के रिश्ते पर क्या फ़ैसला किया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ इस ज़िंदगी में घुट घुट कर नहीं जीना चाहता। मेरी ये बात सुनते ही मेरी पत्नी चीखते हुए बोली कि ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। उसकी ये जिद सुनते ही जज साहब भड़क पड़े। पिछले 1 घंटे से वे मेरी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि या तो वो मुझे तलाक दे दे या फिर मेरे साथ सही तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताए, लेकिन उसकी जिद हम सब सुनकर परेशान हो चुके थे। तभी जज साहब ने ऊंची आवाज में कहा, श्रीमती जी, अगर आप इसी जिद पर अड़ी रही तो फिर हमें मजबूरन अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन जब जज साहब की बातों का मेरी पत्नी पर कोई असर न हुआ तो कुछ ही देर में जज साहब ने दूसरे वकील को बुलाया और सबके सामने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। दिल्ली के फैमिली कोर्ट में जब ये शब्द गूंजे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी एक पल में थम गई हो। जज साहब की चलती हुई कलम अचानक रुक गई। दोनों तरफ बैठे वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और पीछे बैठी भीड़ में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उस वक्त कटघरे में मेरी पत्नी अनीता खड़ी थी। उम्र करीब 28 साल, महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई तूफान चल रहा है। उसके सामने मैं खड़ा था, दीपक शर्मा। मेरी आंखों में लाली थी और चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और लगभग भीख मांगते हुए कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेहरबानी करके तलाक दिलवाया जाए। मैं इस घुटन भरी जिंदगी में आज़ाद होना चाहता हूँ। जज साहब ने मेरी बात सुनने के बाद अनीता की ओर देखा और पूछा, श्रीमती अनीता शर्मा, आप क्या चाहती हैं? अनीता के होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने जज साहब की आंखों में सीधे देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ना तो वह मेरे साथ रहेगी और ना ही वह मुझे तलाक देगी। जज साहब के चेहरे पर एक साथ गुस्सा और हैरानी दिखाई दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, श्रीमती अनीता, ना आपको अपने पति के साथ रहना है और ना ही उन्हें तलाक देना है। ये कोर्ट है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। अनीता ने बिना डरे जवाब दिया कि वो कोई मजाक नहीं कर रही और उसका फैसला बिल्कुल अटल है। उसकी बात सुनते मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कटघरे में लगभग गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जज साहब भी समझ गए ये कोई आम पति पत्नी का साधारण झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसकी जड़ में कोई गहरा राज छुपा हुआ था। मेरे वकील वर्मा जी खड़े थे और बोले, ये उनके मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है और ये मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। तभी अनीता के वकील मुस्कुराए और बोले कि कानून में ऐसा नहीं लिखा कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे तलाक देना ही पड़ेगा। मेरी आवाज़ में एक हताश पति का दर्द साफ झलक रहा था। मैंने कहा, मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहता हूँ। मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, उसकी माताजी से बात की, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कहलवाया। मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जज साहब हैरान थे। एक तरफ मैं था जो आज़ादी की भीख मांग रहा था और दूसरी तरफ मेरी रहस्यमयी पत्नी थी जो मुझे एक अदृश्य जंजीर में बांध कर रखना चाहती थी। जज साहब ने अनीता से पूछा, जब उसके पति उसके साथ रहना चाहते हैं तो उसे क्या परेशानी है? अनीता ने मेरी और तीखी नज़र डाली, फिर सामने देखते हुए कहा, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहकर क्या करेगी? ये सुनते ही मैं चीख पड़ा और कहा कि मैंने भला उसकी कौन सी बेइज्जती की है, वह साफ साफ बताए। अनीता ने मुस्कान के साथ कहा कि ये बात मुझे नहीं बल्कि जज साहब को बताएगी। मेरे वकील फिर खड़े हुए और बोले कि मेरे क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की साजिश रची जा रही है। जज साहब ने उन्हें शांत करवाया और फिर अनीता से सीधे सवाल किया गया कि क्या उसके पति ने कभी उसके साथ मारपीट की है। अनीता ने जवाब दिया कि नहीं जज साहब, हाथ तो कभी नहीं उठाया। जज साहब ने अगला सवाल किया, क्या कभी दहेज की मांग रखी गई? ये सुनते मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत आई। मुझे लगा शायद अब बात साफ होगी, लेकिन तभी अनीता ने एक ऐसा जवाब दिया कि मेरा दिल फिर से बैठ गया। उसने कहा, जज साहब, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं होते, दिल पर भी लगते हैं और वो जख्म कभी ज़्यादा गहरे होते हैं। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर आप पूरी कहानी बताइए शुरुआत से। अनीता ने मेरी तरफ ऐसी नज़र डाली जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसके लिए बिल्कुल बेकार चीज़ हूँ। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम दोनों एक दोस्त की शादी में मिले थे। उसने मेरी आंखों में ईमानदारी और ठहराव देखा था। एक सीधा साधा लड़का जिसकी दुनिया भविष्य की योजनाओं के आसपास घूमती थी और वह खुद जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसने कहा कि मेरी नज़रों में उसके लिए जो इज्जत थी वही उसे पहली मुलाकात में मेरी तरफ खींच लाई थी। फिर हमारी बातें शुरू हुई
और घंटों घंटों फ़ोन पर बात होती। उसे मेरा सच्चापन पसंद आ गया था और मुझे उसका चुलबुलापन। अनीता ने बताया कि मैंने उसे कहा था कि मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करूँगा। उसने हंसते हुए मुझसे पूछा था, और अगर मैं कुछ ऐसा मांग लूँ जो आप पूरी ना कर सकें? और मैंने जवाब दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। यह बताते हुए अनीता की आंखों में आंसू गिर पड़ा। उसने कहा कि उसी एक वादे पर उसने अपनी पूरी दुनिया मेरे नाम कर दी थी। उसने जज साहब से पूछा, कौन सी लड़की ऐसे वादों पर यकीन नहीं करेगी? उसने बताया कि शादी के दिन मैंने उसे कहा था कि आज से मेरी हर खुशी उसकी है और उसका हर दुख मेरा। उसने अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़कर खुशी खुशी मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन उसकी आवाज़ अब सख्त हो गई थी। उसने कहा कि उसे क्या पता था उसके सपनों का कहा कि उसे क्या पता था कि उसके सपनों का शीश महल शादी के कुछ ही दिनों बाद टूटकर बिखर जाएगा। जज साहब ने गहरी सांस ली और पूछा कि फिर ऐसा कौन सा तूफान आया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? अनीता की आवाज़ कांपते कांपते तेज हो गई। उसने कहा कि तूफान तो एक बार आता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो हर रोज़ एक नया भवंडर आता है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा कि शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन क्या कोई यकीन करेगा, इन 3 सालों में मैं उसे एक बार भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया। जिसने तारे तोड़ लाने की कस्में खाई थी, उसने उसे घर की 4 दीवारियों में कैद कर लिया। उसे रानी बनाने के बजाय मैंने उसे कैदी बना दिया, जिसकी दुनिया सुबह रसोई से शुरू होती और रात मेरे इंतजार में ख़त्म होती। कोर्ट में बैठी औरतें ये सब महसूस कर रही थी। अनीता ने कहा कि मैंने उसे अपने करियर की शुरुआत तक नहीं करने दी, कभी किसी बहाने से रोक देता। उसने बताया कि उसका पहला जन्मदिन उसके लिए बहुत खास था। पहले साल मैंने जरूरी काम का बहाना बनाकर टाल दिया और कहा कि अगली बार पार्टी करेंगे। दूसरे साल मैं दिन भूल गया, वह पूरा दिन रोती रही। उसने कहा कि मुझे ना उसका प्यार याद रहता था और ना उसकी खुशियाँ। मुझे सिर्फ अपना काम और अपना आराम याद रहता था। मैं आगे बढ़ा और कहा कि ये सच नहीं है, लेकिन अनीता ने मुझे चुप करा दिया और कहा कि आज उसे बोलने दिया जाए। उसने कहा कि वह मेरी पत्नी थी, लेकिन घर का हर फैसला मेरी मर्जी से होता था। उसकी राय उस घर में कोई मायने नहीं रखती थी। फिर उसने एक और बात बताई। एक दिन वह तेज बुखार में तप रही थी, शरीर टूट रहा था। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऑफिस से जल्दी आ जाऊं और डॉक्टर को दिखा दूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके ये कह दिया कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। अनीता ने कहा कि उसकी सास ने डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय देसी काढ़ा बनाकर उसे पिला दिया, और मैंने दोबारा फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। आखिर में उसकी माँ आई और उसे डॉक्टर के पास ले गई, तब जाकर उसे आराम मिला। उसके बाद भी उसकी माँ ने कई बार फ़ोन करके उसका हाल पूछा, लेकिन मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उसने जज साहब से पूछा कि जब मैं उसे पत्नी का हक नहीं देना चाहता तो उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कोर्ट रूम में भारी खामोशी छा गई। अनीता की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी और मेरा चेहरा पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि कौन सा पति नहीं चाहता कि वह अपनी पत्नी को हर खुशी दे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में एक सैलरी से घर की एमआई, दवाइयाँ और बाकी खर्चों के बीच सब कुछ शौक पूरे करना आसान नहीं होता। मैंने उसे कहा था कि प्रमोशन होते ही सबसे पहले उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी आवाज़ में एक मध्यवर्गीय आदमी की बेबसी थी। मैंने कहा कि उसके पहले जन्मदिन पर मैं देर से जरूर आया था, लेकिन मैं फूलों का गुलदस्ता और उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर आया था। उसमें मेरा प्यार था, लेकिन उसे मिठाई नहीं, 5 सितारा होटल में डिनर चाहिए था, जो मेरे बजट से बाहर था। मैंने जज साहब से पूछा कि क्या प्यार की कीमत तोहफे के आकार से तय होती है? मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। मैंने बताया कि जिस दिन उसकी तबीयत खराब थी, उस दिन ऑफिस में बहुत ज़रूरी इंस्पेक्शन था। अगर छुट्टी लेता तो शायद नौकरी चली जाती, और नौकरी भी तो मैं घर चलाने के लिए ही कर रहा था। मैंने माँ को फ़ोन किया भी था कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन माँ ने घरेलू दवा ही दी, वही दवा जो वो मुझे भी देती थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि क्या ये मेरा गुनाह था? मैंने मुश्किल वक्त में अपनी माँ से मदद मांगी। फिर मैंने जज साहब की ओर देखकर कहा, मैं आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सकता। मैं कोई राजा या अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ जो अपने परिवार को एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरी कोशिश अनीता की उम्मीदों के सामने छोटी पड़ गई। अब कोर्ट रूम का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जो कहानी अब तक एक तरफ से सीधी और साफ लग रही थी, अब वह उतनी ही एक तरफा नहीं रह गई थी। जज साहब ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि पत्नी को घुमाने न ले जाना, महंगा तोहफा न देना, हर फैसले में राय न लेना, ये सब बातें दिल जरूर दुखाती है और पति पत्नी के बीच तनाव जरूर पैदा करती है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी वजह है कि रिश्ता तोड़ने की बात की जाए? रिश्ता खत्म करना समझदारी नहीं है। तभी पीछे से एक तेज और भावुक आवाज गूंजी, जज साहब, आप अनीता को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इसने अब तक आपके सामने इस पर हो रहे जुल्म की पूरी कहानी नहीं बताई। सारी बात मैं बताऊंगी। सबकी नज़रें पीछे घूम गई। एक लगभग 60 साल की महिला, अनीता की माँ सुधा देवी, आगे बढ़ने लगी। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लड़ने का हौसला। अधिकारी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वह बैठ जाएं, जब बुलाया जाएगा तब आएं।
लेकिन सुधा देवी नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अनीता उनकी बेटी है और उन्होंने उसे जन्म दिया है और वह चुप नहीं रह सकती। उनकी आवाज़ में माँ का दर्द साफ झलक रहा था। जज साहब ने कहा कि उन्हें आगे आने दिया जाए। सुधा देवी घरे में पहुंची। सांस तेज चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने अभी तक इस आदमी की पूरी सच्चाई नहीं बताई है। असली जिल्लत तो उनकी बेटी ने सही है। उन्होंने बताया कि उनके घर या परिवार में जब भी कोई शादी ब्याह होता तो ये आदमी कभी नहीं जाता। उनकी बेटी अकेली जाती थी। वहाँ लोग पूछते कि तुम्हारा पति कहाँ है। उस वक्त उनकी बेटी क्या जवाब देती? उसका सर शर्म से झुक जाता। सुधा देवी ने कहा कि अगर ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है तो फिर क्या है? मैंने तुरंत खुद को बचाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं गया। हाँ, एक शादी में नहीं जा पाया था, अनीता के चाचा के बेटे की शादी में। उस समय कंपनी में साल का सबसे बड़ा ऑडिट चल रहा था और वहाँ मेरा रहना बहुत ज़रूरी था। मैंने अनीता को ये बात समझाई भी थी कि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा, लेकिन सुधा देवी और ज़्यादा भड़क गई। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा कि शादी ब्याह छोड़ दीजिए। जब अनीता के पिताजी का देहांत हुआ तब भी ये आदमी वहाँ नहीं था। उस दिन उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनकी बेटी को सहारे की जरूरत थी, लेकिन यहाँ नौकरी में फंसा रहा। उन्होंने फ़ोन करके खबर दी। जब तक ये लौटा तब तक अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अंतिम संस्कार के भी 4 घंटे बाद ये पहुंचा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही होता है पति का सहारा? कोर्ट रूम में फिर से गहरी खामोशी छा गई। अनीता के आंसू लगातार बह रहे थे। वह सिसकते हुए बोली कि हाँ जज साहब, उस दिन उसे लगा कि उसकी दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है। जिसने 7 फेरे में हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, वही उसके जीवन के सबसे बड़े दुख में उसका साथ नहीं था। उस खालीपन और अकेलेपन को वह कभी नहीं भूल सकती थी। जज साहब ने गंभीर नज़रों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि इस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा चेहरा उतर चुका था। दिल के अंदर चल रहे तूफान को काबू में रखते हुए मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, यह सब सच है कि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन ये झूठ है कि मैंने कोशिश नहीं की। जिस पल मुझे अनीता के पापा के गुजरने की खबर मिली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरी आवाज़ टूटने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मेरे अपने पिता तो तब गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। मुझे यह भी याद नहीं कि पिता का प्यार कैसा होता है। शादी के बाद मैंने अपने ससुर जी में ही अपने पिता को देखा था। वे मुझे बेटे से भी बढ़कर मानते थे। जब मुझे खबर मिली तो मैंने हर ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन पर तुरंत टिकट ढूंढा, लेकिन कोई भी फ़्लाइट नहीं मिली। मजबूरी में जो पहली ट्रेन मिली उसमें दौड़कर चढ़ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोते हुए मैंने कहा कि उस दिन सिर्फ अनीता ने अपने पिता को नहीं खोया था, मैंने भी अपने पिता को दोबारा खो दिया था। मैं उनके आखिरी दर्शन भी न कर पाया। ये दर्द आज भी मेरे दिल में है। जज साहब मेरी मजबूरी समझ रहे थे, लेकिन सुधा देवी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि जज साहब देखिए, फिर वही मगरमच्छ के आंसू। हर बार कहानी बनाकर खुद को बेचारा साबित करता है। मान लिया उस दिन मजबूरी थी, लेकिन जो रोज़ रोज़ उनकी बेटी सहती है, दिन रात के ताने, उसका क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को अपने ससुराल में क्या क्या सुनना पड़ता है, आप यकीन नहीं करेंगे। तुम औरत होकर घर नहीं संभाल सकती, खाना ठीक नहीं बनाती, बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे हजारों ताने सुन सुनकर उनकी बेटी का दिल पत्थर हो गया है। और जब उसने बिजनेस शुरू करने का सपना देखा तो इस आदमी ने वह सपना भी कुचल दिया। अब जज साहब देख रहे थे कि अनीता की माँ एक एक करके मेरी सारी शिकायतें गिनाती जा रही थी, जिनमें से कई बातें शायद अनीता खुद भी भूल चुकी थी। लेकिन माँ के बोलने के साथ साथ अनीता भी सब याद करके फूट फूट कर रो रही थी। उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। रोते हुए अनीता ने कहा कि उसने सोचा था कि शादी के बाद वह भी अपने सपने पूरे करेगी, लेकिन उसे साफ कह दिया गया कि तुम्हें घर और बच्चे संभालने हैं, बिजनेस नहीं करना है। उसके सपनों की कोई कीमत नहीं रही। जज साहब ने ध्यान से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है? अगर अनीता बिजनेस करना चाहती थी तो इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। मैंने तुरंत सिर उठाया। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन इरादा साफ था। मैंने कहा कि नहीं जज साहब, मैंने कभी उसे मना नहीं किया। हमारी बेटी को टाइफाइड हो गया था। मैं जानता था कि इस हालत में मेरी पत्नी अनीता न घर संभाल पाएगी और न ही अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। इसलिए मैंने उससे बस इतना कहा था कि जब तक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ समय तक रुक जाए। मैंने अनीता से ये भी कहा था कि जैसे ही हमारी बेटी ठीक हो जाएगी मैं खुद उसके सपनों को पूरा करने में उसका पूरा साथ दूंगा। मैंने कभी उसके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोका। मैं सिर्फ हालात को समझकर चलना चाहता था। जब तक मेरी माँ की बात है जज साहब, डॉक्टर ने साफ मना किया था कि बच्ची को बाहर का खाना न दिया जाए। माँ बस यही चाहती थी कि घर का सादा और अच्छा खाना खिलाया जाए, लेकिन कई बार अनीता बच्ची को पैकेट फूड या मैगी खिला देती। माँ टोकती तो अनीता को गुस्सा आ जाता और वहीं से घर में झगड़ा शुरू हो जाता। मैंने हर बार दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, कभी माँ को समझाया, कभी अनीता को, लेकिन सच ये है कि मैं किसी को पूरी तरह समझ नहीं पाया। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा टूटा वह मैं खुद था, क्योंकि मैं 2
पट्टों के बीच पिस रहा था। इतना कहते कहते मेरा गला भारी हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और कटघरे में ही सिर झुकाकर रो पड़ा। कोर्ट में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक 32 साल का आदमी इस तरह टूट जाए, यह दृश्य सबको चुप करा गया। लेकिन अनीता की मां पर इस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह सब मगरमच्छ के आंसू हैं। उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि अपनी गलतियां छुपा सकूं। उनके मुताबिक मैं उनकी बेटी को एक एक पैसे के लिए तरसाता हूं और उसकी छोटी छोटी खुशियों को भी पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी ने तय कर लिया है कि वह कानून के मुताबिक मुझसे हर महीने गुजारा भगता लेगी, लेकिन मुझे आज़ाद नहीं करेगी। मैं इसी रिश्ते में बंधा रहूंगा। अगर मैं उनकी बेटी को खुश नहीं रख सकता तो वे मुझे किसी दूसरी औरत के साथ भी खुश नहीं देखना चाहते। जज साहब दोनों तरफ की बातें ध्यान से सुन रहे थे और हर शब्द को तोल रहे थे। तभी मेरे वकील मिस्टर वर्मा खड़े हुए। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और सच्चाई का भरोसा भी। उन्होंने कहा कि अहम बात है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ। इतना कहकर उन्होंने एक पुराना लेकिन संभाल कर रखा हुआ दस्तावेज जज साहब की ओर बढ़ाया। वह मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। 3 साल पहले बेंगलोर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिला हुआ। पैकेज 25 लाख सालाना, जो मेरी मौजूदा कमाई से 3 गुना था। जज साहब ने हैरानी से कागज देखा और मुझसे पूछा कि इतनी शानदार नौकरी मैंने क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरे वकील ने उस सवाल का जवाब मुझे नहीं देने दिया। उन्होंने अनीता की ओर देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, और कड़क आवाज में कहा कि यह सवाल मेरी पत्नी से पूछना चाहिए। उन्होंने जज साहब को बताया कि अनीता बेंगलुरु शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। वह अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहती थी। सिर्फ उसकी इस इच्छा की वजह से मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा मौका ठुकरा दिया ताकि वह अपने परिवार से दूर ना जाए। फिर मेरे वकील ने सीधा सवाल किया कि जिस इंसान ने अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, उसी पर एक एक पैसे के लिए तरसाने का आरोप लगाना, क्या ये सही है? इस खुलासे से पूरा कोर्ट रूम हिल गया। जज साहब समेत हर कोई हैरान था। सबकी नजरें अनीता पर टिक गई। वह मूर्ति की तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था और वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अनीता की माँ के पास अब शब्द नहीं थे। यह एक ऐसा सच था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। जज आदित्य शर्मा ने दस्तावेज देखा, फिर अनीता के चेहरे की ओर नजर डाली। उनकी अनुभवी आंखों को अब कहानी के वे हिस्से दिखने लगे जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। सुधा देवी को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा कि यह तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है। बचपन में उसकी गुड्डियों के बाल भी बिगड़ जाते तो वे रो पड़ती थी और वे तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान न लौट आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे नाजों से पाला है, लेकिन ससुराल में उसे रोज रोना पड़ता। उस दिन रात तानों का जहर पीना पड़ता। जब भी वो फ़ोन करती उन्हें बस उसकी सिसकियां सुनाई देती। वह अपनी बेटी को इस हाल में घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। अनीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और टूटती आवाज़ में कहा कि वह हार गई है। उसने बहुत कोशिश की उस घर को अपना बनाने की, लेकिन उसके बावजूद और उसके सपनों को नज़रअंदाज किया गया। वह अब थक चुकी है। कोर्ट में बैठी कई औरतें उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी। तभी जज आदित्य शर्मा ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे पूरे मामले की गहराई को समझ रहे थे। फिर उन्होंने सुधा देवी की ओर देखा और सवाल पूछा जिसने केस की दिशा बदल दी। सुधा जी, एक बात बताइए, जब अनीता अपने पति के घर में रह रही थी तब आप दोनों की बात कितनी बार होती थी? सुधा देवी ने बिना सोचे थोड़ा गर्व के साथ जवाब दिया, रोज होती थी जज साहब। 2-3 घंटे तो आराम से बात हो जाती थी। मैं ही तो एक सहारा थी उसका। जज साहब ने तुरंत अगला जवाब दिया, उस समय क्या आपको यह भी पता होता था कि घर में खाना क्या बना था? सुधा देवी बोली, हाँ बिल्कुल। मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। उन्हें शायद एहसास नहीं था कि वे खुद एक जाल में फंसती जा रही हैं। जज साहब ने फिर पूछा, अगर सास बहू में कोई छोटी मोटी नोकझोंक होती तो क्या उसकी खबर भी आपको तुरंत मिल जाती थी? सुधा देवी ने कहा कि जी जज साहब, मेरी बेचारी बच्ची किसे दिल का हाल सुनाती। अब जज साहब की आवाज़ में सख्ती आ गई। तो मतलब आप अपनी बेटी के ससुराल के हर पल की खबर रखती थी, किचन में सास बहू की खटपट से लेकर कमरे के पति पत्नी की निजी बातों तक। फिर उन्होंने सबसे तीखा सवाल किया, सुधा जी, आपने बेटी को नाजों से पाला, धूमधाम से विदा किया, ये सबको आपको मालूम है, लेकिन क्या आपने उसे कभी मानसिक रूप से उसके पति के घर का होने दिया या उसे अपने ही आंगन की राजकुमारी बनाए रखा? ये सवाल नहीं, एक आईना था। सुधा देवी को उसमें अपना क्रूर और स्वार्थी चेहरा दिखाई देने लगा। वह तिलमिला उठी और बोली, जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं उसे घुट घुट कर मरने दूँ? जज साहब शांत थे, लेकिन उनके शब्द बहुत भारी थे। सुधा जी, बेटी अपना दुख माँ को बताए, ये सही है, लेकिन सवाल ये है कि दुख था कौन सा? उन्होंने हम दोनों की ओर पैनी नजर डाली और बोले, दीपक ऑफिस से लेट आया, यह घटना दुख नहीं। सास ने खाने में नुक्स निकाला, यह तकरार है, जुल्म नहीं।
जन्मदिन पर महंगा तोहफा नहीं मिला, ये उम्मीद का टूटना है, रिश्ता टूटना नहीं। उन्होंने आगे कहा, आपने हर रोज बेटी से 3 घंटे बात की, हर छोटी बात को बड़ा दुख बना दिया, हर छोटी तकरार को जुल्म का नाम दे दिया। ये बातें अगर आप ना पूछती और अनीता ना बताती तो 3-4 दिन में खुद खत्म हो जाती। घर के लोग एक एक हो जाते। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब जज साहब ने कहा, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपकी बातों ने छोटी चिंगारी को इतना सुलगाया कि वह आग बन गई। अनीता की नज़रों में उसका ससुराल नरक बन गया और उसका पति जालिम। सुधा देवी कांप रही थी। वो बोली, मैंने तो बस उसका साथ दिया। जज साहब अचानक कठोर हो गए। नहीं, ये साथ नहीं था, ये जहर था, मीठा जहर, जो आपने अपनी बेटी के रिश्ते में घोल दिया। उन्होंने कहा कि शादी का पौधा पति पत्नी के भरोसे और समझ से सींचा जाता है। आपने रोज फोन करके उसकी जड़ों में नफरत और शिकायत का तेजाब डाला। फिर जज साहब ने अनीता की ओर देखा, जो सुन खड़ी थी। अनीता जी, जब अनबन हुई, आपने समस्या सुलझाने के लिए पति से बात करने के बजाय माँ को फोन किया। आपने पति को साथी नहीं, माँ को वकील बना लिया। आपके रिश्ते का हर फैसला आपके और आपकी माँ के बीच होने लगा। जज साहब ने अपनी बात पूरी की। असल समस्या न पति में थी न पत्नी में। समस्या है इस रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की, उस दखलंदाजी में जो प्यार के लिबास में लिपटी है। सुधा जी, आपकी बेटी 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन आपने उसे कभी अपने पति के पत्नी बनने का मौका ही नहीं दिया। अनीता को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। माँ की गई हर शिकायत, हर छोटी बात उसके कानों में गूंजने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों ही अपने घर की नींव में डायनामाइट लगा दिया है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर पीछे से धीरे से ताली बजी। देखते देखते पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह तालियां जज साहब के विश्लेषण के लिए थी, उस कड़वी सच्चाई के लिए थी जिसे आज हर कोई महसूस कर रहा था। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्ष सुने हैं। रिश्ते में कड़वाहट है, ये साफ है, लेकिन तलाक किसी भी समस्या का आखिरी हल होना चाहिए, पहला नहीं। उन्होंने एक वैवाहिक प्रयोग का आदेश दिया। पूरा कोर्ट चौंक गया। वैवाहिक प्रयोग, ये क्या होता है? जज साहब बोले कि ये प्रयोग पूरे 1 महीने तक चलेगा और इसके सख्त नियम होंगे। अगले 1 महीने तक अनीता अपनी माँ से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेगी और ना ही उनसे मिलेगी। ये सजा नहीं, बल्कि बाहरी प्रभाव से दूर रहकर खुद की आवाज़ सुनने का मौका है। हम दोनों को हर हफ्ते एक साथ मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। उसकी रिपोर्ट सीधे अदालत में जाएगी। हमें खाली कांच का जार और कुछ कागज की पर्चियां रखनी होंगी। हर दिन बिना एक दूसरे को दिखाए अपने रिश्ते की कोई एक अच्छी और सकारात्मक याद लिखकर जार में डालनी होगी। झगड़े शुरू होने से पहले की यादें। 1 महीने बाद वही जार अदालत में खोला जाएगा। हम एक एक घर में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे। और इस दौरान मेरी माँ, अनीता की माँ, कोई भी दखल नहीं देगी। यह फैसला अनोखा था और मैं और अनीता दोनों हैरान थे, लेकिन मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। शुरुआती दिन बहुत अजीब और मुश्किल थे। वह घर अब घर नहीं, बल्कि एक खामोश मैदान बन चुका था। अनीता के लिए माँ से बात किए बिना एक दिन काटना पहाड़ जैसा था। बार बार फोन उठाने का मन करता, लेकिन अदालत का आदेश रोक देता। दिन में 100 बार नजरें मिलाती, फिर अजनबियों की तरह नजरें फेर लेती। रात को जब पूरा शहर सो जाता, हमारे अंदर का तूफान जागता रहता। हम चुपचाप अपनी अपनी पर्ची लिखते। मैं ये सब पहले से जानता था, लेकिन सच से भागना आसान लगता है। हमारा पहला काउंसलिंग सेशन किसी तूफान से कम नहीं था। मैं और अनीता दोनों के भीतर बरसों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। जो मन में था, जो दिल में जमा था, सब बाहर आ गया। काउंसलर ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने बस हमें सुना। शायद पहली बार कोई था जो बिना जज किए हमारी बातें सुन रहा था। अगले सेशन में माहौल थोड़ा बदला। इस बार हम सिर्फ बोल नहीं रहे थे, सुन भी रहे थे। अनीता को पहली बार समझ आया कि जिस माँ के हस्तक्षेप को वह अब तक निस्वार्थ प्यार मानती रही, वही हमारे रिश्ते के लिए धीरे धीरे जहर बन गया था। और मुझे भी तब एहसास हुआ कि अनीता अपनी माँ पर कितनी निर्भर थी। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, उसे सहारे की कितनी जरूरत थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। एक रात मैं अकेला बैठा, सामने कागज रखा था, कुछ लिख रहा था, फिर काट रहा था। अचानक मेरी आंखों से आंसू फिसला और कागज पर गिर गया। मैं घबरा गया, जल्दी से उसे पोंछा, पर्ची मोड़ी और जार में डाल दी। उसी समय दूसरे कमरे में अनीता भी पर्ची लिख रही थी। पुरानी यादें जैसे एक साथ उसके दिल में उमड़ पड़ी हो। हम कैसे थे और हम क्या बन गए। वह सोच रही थी कि अगर उसने माँ के कंधे पर रोने में जो वक्त लगाया, उसका आधा भी मेरे हाथ थाम कर बिताया होता, तो शायद हमें कभी कोर्ट तक आना न पड़ता। उसके हाथ कांप रहे थे। वह पर्ची अपने गले से लगाकर देर तक रोती रही।
हम दोनों तड़प रहे थे। दिल चाहता था कि दौड़कर अब एक दूसरे के पास चले जाएं, गले लगाकर कहें कि गलती होगी, लेकिन हमारे बीच अहंकार की एक अनदेखी दीवार खड़ी थी। अनीता सोचती थी कि शुरुआत मुझे करनी चाहिए और मैं सोचता था कि आरोप तो मुझ पर लगाए गए हैं, माफ़ी वही मांगे। प्यार और स्वाभिमान की इस लड़ाई में जीत किसी की नहीं हो रही थी। हम एक ही छत के नीचे थे, फिर भी एक दूसरे की आवाज़ के लिए तरस रहे थे। दिन गिनते गिनते एक महीना बीत गया। खामोशी और भारी हो गई और दर्द और गहरा। ठीक है, एक महीने बाद हम फिर उसी फैमिली कोर्ट में थे। कोर्ट रूम में अजीब सी चुप्पी थी और मैं और अनीता अपने आमने सामने बैठे थे। हमारे बीच वह कांच का जार रखा था जो अब पर्चियों से भर चुका था। 30 दिनों की अनकही भावनाओं का गवाह। जज साहब ने हमें देखा और पूछा, क्या सोचा? हम दोनों चुप थे। आंखों में इंतजार था कि शायद दूसरा पहले बोले, लेकिन अहंकार अब भी रास्ता रोके खड़ा था। जज साहब हल्के से मुस्कुराए और बोले, लगता है फैसला अभी भी आसान नहीं है। पहले इस जार को खोलते हैं। इसमें आप दोनों के रिश्ते की सच्ची गवाही है। दीपक, आप अनीता की लिखी एक पर्ची उठाइए और पढ़िए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने पर्ची खोली। पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई, आवाज़ भारी हो गई। फिर भी पढ़ना शुरू किया। अनीता ने लिखा था कि शादी के बाद जब वह अपने माँ पापा को याद करके उदास बैठती थी, तब मैं उसके पसंदीदा तीखे गोलगप्पे ले आया करता था। उसका मन तब भी बोझिल था, तो मैंने उसे हंसाने के लिए जोक सुनाने शुरू कर दिए। और सच कहूँ तो उससे घटिया जोक शायद ही कोई हो। कोर्ट में हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन मेरी आंखें भर आई। आगे लिखा था कि कैसे एक सिविल इंजीनियर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, एक मासूम बच्चे की तरह उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। वह मेरे जोक्स पर नहीं, उस भोलेपन पर रोते रोते हंस पड़ी थी। तुम कितने अच्छे हो दीपक। ये पंक्ति पढ़ते ही मेरी आवाज़ टूट गई। अब जज साहब ने अनीता से कहा कि वह मेरी एक पर्ची पढ़े। जैसे ही उसने पर्ची खोली तो उसकी सांस अटक गई। उसमें मैंने लिखा था कि कैसे मेरे प्रमोशन की पार्टी में एक रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था और अनीता ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि मुझे अपने पति पर गर्व है। उस दिन मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान हूँ। मुझे यकीन हो गया था कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो भी अनीता मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। अनीता की आंखों में अब आंसू नहीं, सैलाब बह रहा था। उसे याद आया कि उसी इंसान पर उसने बाद में कैसे इल्ज़ाम लगाए जिसे कभी उसने अपनी ताकत माना था। जज साहब ने माहौल और गहरा कर दिया। बोले, एक और पर्ची दीपक। मैंने जैसे एक और पर्ची उठाई, पढ़ते ही मैं रो पड़ा। उसमें अनीता ने याद दिलाया कि शादी के बाद पहली बार जब उसने खाना बनाया था तो सब जल गया था। वह शर्म से रोने लगी, लेकिन मैंने पूरा जला हुआ खाना हंसते हंसते खा लिया और कहा था कि आज से यही मेरी फेवरेट डिश है। उस दिन उसे लगा था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिल गया, जो उसकी हर गलती के बावजूद उसे परफेक्ट मानता है। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और कटघरे का सहारा लेकर सिसकने लगा। अब अनीता की बारी थी। उसने एक और पर्ची उठाई। स्याही थोड़ी फैली हुई थी, शायद लिखते हुए आंसू गिर गए थे। उसमें लिखा था कि जब मैं ऑफिस के तनाव में रात भर जागता था तो वह चुपचाप मेरे पास बैठकर मेरे बालों में हाथ फेरती। थक जाता तो चाय या कॉफ़ी बनाकर ले आती। कुछ नहीं पूछती, बस ये जताती कि वह मेरे साथ है हमेशा। उस रात मैंने महसूस किया कि जब तक अनीता मेरे साथ है, मैं दुनिया की हर जंग जीत सकता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ और उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। बस इतना पढ़ते ही अनीता टूट पड़ी। पर्ची उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो रोते रोते लड़खड़ाने लगी। अगले ही पल मैं दौड़कर उसे थाम चुका था। वह मेरे गले लगकर किसी बच्चे की तरफ फूट फूट कर रो रही थी, खुद को कोस रही थी और कह रही थी वह कितनी स्वार्थी रही, कैसे उसने मेरे प्यार और त्याग को समझा नहीं, कैसे वह सिर्फ शिकायतें ढूंढती रही। मैं भी रो रहा था। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके आंसू पोंछे और कहा कि वह बुरी नहीं है, हम दोनों ही नासमझ थे। गलती मेरी भी थी। वह अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे भरोसे मेरे साथ आई थी। मुझे उसे समय देना चाहिए था, समझना चाहिए था। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों तो मैं ही पूरी कर सकता था। मैंने उसे इतनी कसकर गले लगाया जैसे उसे खुद में समा लेना चाहता था। उस दिन हमें सच में समझ आया कि दो जिस्म और एक जान होने का मतलब क्या होता है। कोर्ट का माहौल बोझिल हो चुका था। सीटों पर बैठे लोग अपने आंसू छुपा रहे थे। जज साहब की आंखें भी नम थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हमें अपनी याचिका वापस चाहिए, हम तलाक नहीं चाहते। जज साहब मुस्कुराए और बोले, उन्हें इसी बात की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि शादी का मतलब गलतियों का हिसाब रखना नहीं, बल्कि कमियों के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। आज हमने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि यह दिखाया कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो और आंखों में पछतावे के आंसू हों तो सबसे मजबूत दीवार भी ढाई जाती है। अनीता का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसने मेरी ओर देखा और जैसे बरसों के बाद मुझे सच में देख रही हो।
उसकी आवाज़ काँप रही थी लेकिन शब्द पूरे भरोसे से निकल रहे थे। उसने कहा कि आज के बाद वह मुझसे तलाक ना मांगेगी और ना ही मुझसे अलग होने की बात करेगी। उसने कहा कि वह मेरे साथ रहने का वादा करती है, मेरी अर्धांगिनी बनकर पूरी ईमानदारी से। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल के भीतर जमी सारी ठंडक को पिघला दिया था। मैंने भरी हुई आंखों से जज साहब की ओर देखा। गले में जैसे कुछ अटक गया था। फिर मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने उन्हें धन्यवाद किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें इंसाफ दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमारी बिखरती हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ दिया। उन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि रिश्ता ख़त्म करना आसान होता है, लेकिन उसे बचाना ही असली जीत होती है। उस पल मुझे लगा जैसे हम दोनों को दोबारा जीवन मिल गया हो, वही जीवन जिसे हम गुस्से, अहंकार और गलतफहमियों की वजह से खोते जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी।